और आज की बाजार की सबसे ज्यादा नजरें आज की मीटिंग पर टिकी हुई थी। आरआईएल की आज 49th एजीएम मीटिंग थी, जहां पर जियो के आईपीओ को लेकर के भी एक बिग अनाउंसमेंट निकल करके आया है। आज जो है जियो के आईपीओ का डीआरएच भी फाइल किया जाएगा सेबी के पास में। सर, रिलायंस को लेकर के क्या व्यू रखा जाए, एंड जो आईपीओ आ भी रहा है, क्योंकि हम लास्ट कई मंथ से देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कोई इम्प्रेसिव आईपीओ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या अप्रोच होनी जी। चाहिए? मैं वापिस को आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज जो है अपने अपकमिंग आईपीओ को लेकर के भी अनाउंसमेंट किया है। आज उनकी जो जी। एजीएम मीटिंग थी उसमें अब आईपीओ आ रहा है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए बाजार में? क्योंकि अगर हम लास्ट कुछ मंथ्स की बात करें तो हम समझते हैं कि शायद बीसीसीएल के बाद कोई ऐसा आईपीओ आया नहीं है जिसमें लोगों का एक मेजर इंटरेस्ट आता हुआ नजर आए। आपका व्यू क्या रहेगा इसको लेकर के? जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो उनकी जो कहना है 15-16 हम्म। लाख करोड़ का बीच में इसका वैल्यूएशन बैठेगा। जो हम पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक बार डिस्कस किया था तब बताया भी था 14-15 लाख करोड़ के वैल्यूएशन इसका होना चाहिए, और उसके हिसाब हम्म। से ही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अभी इस स्टॉक पे, रिलायंस के स्टॉक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जब तक रिलायंस का स्टॉक अब अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा साथ में। जी। जी। डाउन साइड में शायद 50-60 पॉइंट है, 1280 1250 के बीच में इसका डाउन साइड है। मगर अपसाइड बहुत ओपन खुला हुआ है। हम्म। अपसाइड में इसलिए ओपन खुला हुआ है, अगर आप देखेंगे जो हमने बात भी की थी 15 लाख करोड़ का, अगर जियो का आईपीओ है, जियो निकलेगा वहां से, तो सिर्फ हम्म। रिलायंस इंडस्ट्री आपको 3 लाख करोड़ में मिल रही है, जो आपको जामनगर का फैक्ट्री बनाने में 10 लाख करोड़ लग जाएंगे। उसके हम्म। अलावा रिलायंस रिटेल है, वो 5-6 लाख करोड़ का है। उसके बाद हम्म। रिलायंस के और भी रिन्यूएबल एनर्जी में इतना अभी खर्चा किया है इन्होंने। वो सब अगर काउंट करोगे तो रिलायंस का जियो का आईपीओ का ऐड करके अगर देखें तो 25-26 लाख 27 लाख करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी ले लो, उस केस में हम्म। यहाँ से 50-60% का अप मूव मुझे दिख रहा है रिलायंस में। हम्म। डाउन साइड में 50-60 पॉइंट और अप साइड में 50-60%। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे अकोमोडेट करना चाहिए। एक बार में नहीं, क्योंकि अभी मूवमेंट तो आई नहीं है। मूवमेंट आई हम्म। नहीं है तो आसानी से कल ही चल जाएगा। हो सकता है रिलायंस जियो का जब तक आईपीओ का अनाउंसमेंट ना हो तब तक ना चले। एक टिगर की हम्म। रिलायंस इंडस्ट्री में जरूरत है, वो टिगर अभी भी नहीं आया, तो इस चक्कर में अभी थोड़ा सा चल नहीं रहा, टिगर की वेट है। हम्म। अब मैम एक और चीज याद आ गया, आई बिलीव आपने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ दिन पहले भेल के ऊपर, जो 400 हम्म। कुछ का भाव 380 आ गया था, इफ यू रिमेम्बर। ऐसा कुछ हुआ था, है ना? हाँ। शायद मुझे मुझे चलिए। भी याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे बात की थी या कहीं बात की थी, तब मैंने बोला था ये चीज। आ, ये रिपोर्ट जो आ रही है वो लेने की गुंजाइश कर रहे हैं वो लोग, ब्रोकर भी। तो ब्रोकर भी क्या करते हम्म। हैं, जब रिपोर्ट्स निकालते हैं जानबूझ के निकालते हैं क्योंकि उनको नीचे खरीदना होता है। और हम्म। 380 तक वो आया, वो अभी आज फिर 415 420 चल रहा है। तो हम्म। ऐसे रिपोर्ट्स को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। अपर डायरेक्शन में अगर कोई स्टॉक हो, मोमेंटम हो, तो इस तरह से जल्दी से निकलना नहीं चाहिए। चलिए, ठीक है। यहाँ पर अब आईपीओ का बस चल भी रहा है, तो एनएससी के बारे में लगातार चर्चा जारी है। डीआरएस भी फाइल हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आईपीओ, एनएससी का आईपीओ जो है वो एक मार्केट में नया बस क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। सर, इस आईपीओ को लेकर के क्या आपका पर्सपेक्टिव है आगे के लिए? क्या यहाँ पर जाना चाहिए? जी, एनएससी के आईपीओ से रब इफेक्ट में जाना चाहिए, ना कि एनएससी में। मेनली हम्म। मुझे लगता है सीडीएसएल हो या जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, क्योंकि जब एनएससी के आईपीओ आएगा तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुलेंगे अभी नए। हम्म। क्योंकि हम्म। एनएससी और जियो दोनों के आईपीओ की वजह से इस साल में बहुत हम्म। सारे डीमैट अकाउंट भी खुलेंगे, और नए नए अकाउंट्स ओपनिंग में सीडीएसएल को और एनएसडीएल को फायदा होगा। प्लस हम्म। ब्रोकर कंपनी जैसे एंजल वन, ग्रो, इन सबको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखा जा सकता है, यहाँ पर आपको पैसा अच्छा बनेंगे। एनएससी का जो कंपनी है, जिनको लॉन्ग टर्म रखना है, 14-15% सीएजीआर ग्रोथ आराम से मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन में आ रहा है, पर अभी भी 12 से 14% के सीएजीआर ग्रोथ से इसको मिलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, क्योंकि 5 लाख करोड़ जो वैल्यूएशन में आ रहा है वो सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। हम्म। महंगा नहीं है बट सस्ता भी नहीं है, जो आपका आते ही हो सकता है बहुत ज्यादा रिटर्न दे दे, बट वो वापस करेक्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है यही 5-5.5 लाख करोड़ के अंदर ही आने वाले 1.5 हम्म। साल घूमना चाहिए।
हम्म। एनएससी का आईपीओ। तो उस केस में जो उसके भागीदार बनेंगे, उससे जो पैसा बना सकते हैं वो वैसी कंपनी में वो लगाएंगे तो ज्यादा रिटर्न बनने की चांसेस है, जो मैंने अभी बात की। चलिए ठीक है। यहाँ पर आज मॉर्निंग में भी हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक को लेकर के कि यहाँ पर जो नए चेयरमैन का को लेकर के जो खबरें निकल कर के आ रही थी, अभी उनको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया गया है कि अभी भी जो है वो केके मिस्ट्री जो है वो उनका टेन्योर जो है वो 18 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि आने वाले 3 महीनों तक वही इस पूरे कार्यभार को संभालेंगे। एचडीएफसी बैंक में आज हम देखें तो गिरावट भी हमें देखने को मिली है। सर, इस काउंटर को लेकर के अभी ऑलरेडी जिनकी पोजीशन है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 780 पर चल रहा है 2.30% की डाउनसाइड के साथ में। आपका सजेशन क्या रहेगा? सर मैम, अगर एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो पिछले 5 सालों से जीरो रिटर्न है, हम्म। मगर बिजनेस वाइज ग्रोथ है। अब क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, बैंकिंग वैल्यूएशन आपको याद हो मैंने 12 की मल्टीपल की बात की थी लास्ट वीक की। तो हम्म। मल्टीपल भी बहुत सस्ते मल्टीपल में मिल रहा है। तो अब यहाँ से डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। तो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों केस में इस जगह पे एचडीएफसी बैंक को निकलना सही नहीं रहेगा। मेरे हम्म। हिसाब से यहाँ पर आपको होल्ड या नया बाई किया जा सकता है फॉर 15 से 20% अपमूव फॉर 6 to 7 मंथ। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं, इस भाव में बुरा नहीं है एफसीसी बैंक। चलिए ठीक है, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, ये एक अच्छी बात निकल करके आई है आज एचडीएफसी बैंक को लेकर के। आगे बढ़ चलते हैं। अब लोकेश सर आए हैं, एमटीआर टेक को लेकर के भी बात कर लेते हैं। 52 वीक हाई को टच किया है और लगातार जबरदस्त तेजी इस पे बनती हुई नजर आ रही है। सर, अच्छा, सुबह सुबह एक सवाल भी आया था एमटीआर टेक को लेकर के, क्या अभी भी किन्हीं लेवल्स पे एमटीआर टेक में जो है वो एंट्री की जा सकती है, और आगे के टारगेट्स आप इसमें क्या देख रहे हैं? क्या ओवरऑल आउटलुक है आपका इसको लेकर के? सबसे पहले मैम, आपके चैनल में जब से बता रहा हूँ वहां से डबल हो गया है। हम्म। 42-43 हंड्रेड से हम बात कर रहे हैं और 84-85 हंड्रेड चल रहा है, तो 100% रिटर्न इसमें हो चुका है। हम्म। कन्विक्शन होना चाहिए, मैंने ये चीज बोली है। और वहां पर बीच में एक बार न्यूज भी आया था, 10% करेक्शन भी हुआ था। एक फिर रिमेम्बर छह हम्म। हजार छह सौ छह हजार जी। चार सौ 500 भी आया था। आज से 10-15 दिन, ज्यादा नहीं हुआ, 10-15 दिन ही हुए। हाँ, तभी हम्म। आया था। तब भी उस दिन भी मैं यहाँ पर ही था, मैंने बोला था ये अपॉर्चुनिटी है पकड़ के लेने के लिए, वापस लेने के लिए, हम्म। ना कि बेचने के लिए। एंड आप देखो वहां से फिर 50% चल गया, ऑलमोस्ट 30-35% चल चुका है। और मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी भी होल्ड रखा जा सकता है और नया एंट्री किया जा सकता है, बट थोड़ा थोड़ा करके करें, एक बार में ना करें। क्योंकि हो सकता है 500 पॉइंट 400 पॉइंट का करेक्शन कभी भी आ जाए। वो अपॉर्चुनिटी होगी आपको ऐड ऑन करने के लिए मोर, बट मिस हो जाए इससे अच्छा थोड़ा बहुत ले लें। राइट, वो क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जब काम कर रहे हैं हमें वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगता है, 230-240 के मल्टीपल देख के। मगर हम्म। अगर पूरा देखोगे ना, पूरे इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो मुझे 50-60 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं दिख रहा आज के दिन पे। और ये 5 लाख 6 लाख करोड़ का सेक्टर होने वाला है, पूरा एक अलग हम्म। थीम है। तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी है जो 20-25 हजार करोड़ में आपको मिल रही है। आप वो देखो, आप हम्म। मल्टीपल देख रहे हो, 200 मल्टीपल है, 250 मल्टीपल है। ट्रेडिंग के लिए 1 साल 6 महीने के लिए अच्छा है। मगर जब मैं बात कर रहा हूँ 5 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है और 20 हजार करोड़ की सबसे बड़ी कंपनी है, और टोटल हम्म। मार्केट कैप जो है 50-40-50 हजार करोड़ में पूरा न्यूक्लियर सेक्टर घुस जाएगा। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी भास है इसका, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से इसको लेके आराम से बैठे रहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जब भी करेक्शन मिले उस पर घबराए नहीं है। हम्म। ऐड करने का मौका देखें तो बहुत अच्छा रह सकता है स्टॉक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर हम वीपीएल की तरफ। सीएलएसए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेजेस का कहना है कि 23% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है 654 के टारगेट के साथ में। यहाँ पर सर इनको भरोसा है वीपीएल पर काफी ज्यादा, और अगर हम इनके नंबर्स देखें लास्ट के, तो इनके नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। आपका व्यू वीपीएल को लेकर के क्या रहेगा? लग रहा है कंपनी बुरी नहीं है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। गर्मी का टाइम है तो बीपीएल का चलने का थोड़ा सा और ज्यादा भी उत्साह बनता है, क्योंकि लोग कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब ज्यादा पीते हैं। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बीपीएल अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 490 के करीब का, 560 570 तक का मूव आ सकता है। चलिए ठीक है। सर, अब ओवर द वीकेंड
कोई पोजीशन कैरी करने के लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? क्योंकि अब वॉर सिचुएशन को देख रहे हैं तो लास्ट कई महीनों से हम आपके साथ भी कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि वीकेंड इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता था कि बिल्कुल जाने से पहले ही डर लगने लगता था कि देखिए आप कोई पोजीशन कैरी करके लेके जा रहे हैं तो पता नहीं है कि मंडे को कौन सी खबर सुनने को मिल जाए। क्या व्यू रहेगा अभी आपका? कोई पोजीशन कैरी करके चल सकते हैं इस वीकेंड पर? जी जी, अब वार वाला सिचुएशन खत्म हो चुका है, और इसलिए खत्म हो चुका है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रम्प साहब को बिलीव नहीं करता। तो वो क्या करेंगे आई डोंट नो। वो सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, उनको भी शायद पता हो, नहीं पता हो, मुझे नहीं पता। करेक्ट। तो मगर मैं मोदी जी को बिलीव करता हूँ। और मोदी जी का हम्म। ट्वीट आ गया है ट्रम्प साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, दुनिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि ये वार खत्म हो चुका है, एंड आगे पॉजिटिविटी रहेगी। तो उनके ट्वीट हम्म। के बिलीव पे मैं बोल रहा हूँ, वो ऐसे बात नहीं करते। बीच में ट्रम्प साहब ने कम से कम 3 महीने में 10 बार बोला होगा मैंने लड़ाई खत्म कर दी है, पर हुआ नहीं था। हम्म। अब मोदी जी ने हम्म। कुछ बोला भी नहीं था, बट अभी जो हम्म। 3 दिन 4 दिन पहले मोदी जी का जो रिएक्शन आया है इस वार के ऊपर, पहली बार आया है। तो मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ, जब मुझे लगता है अब ये खत्म हो गया, बट एक एक रिक्स और बढ़ रहा है। एक खत्म हुआ तो दूसरा अब शुरू हो रहा है, वो है हम्म। बारिश। इंडिया में इस बार बारिश का पोजीशन थोड़ा सा खराब लग रहा है, बट हम्म। अगर मैं हिस्ट्री का डेटा देखूं तो बारिश जिस साल नहीं होता उस साल मार्केट बहुत अच्छा कर लेता है। एक रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लास्ट 2014 में ऐसा हुआ था, उसके पहले कांग्रेस के शासन टाइम पे हुआ थे 5 6 बार। बट मुझे हम्म। लगता है इस बार मार्केट बारिश को अवॉइड करके आगे ही बढ़ेगा, अच्छा ही लग करेगा। पर इस चीज को एक बार नजर जरूर रखनी है, जो जो कंपनीज इस पे इफेक्ट डाल सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों देखना है। तो अगर पॉजिटिव में देखोगे सर, नेगेटिव तो मार्केट पूरा ही हो जाएगा, बट पॉजिटिव देखोगे तो आप एक स्टॉक देखिए सर, भैवाक, भाटेक, जिसको बोलते हैं हम, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट में है। अगर वाटर क्राइसिस आता है तो वाटर मैनेजमेंट का काम और बढ़ जाता है। अगर मैं स्पेलिंग आपको बताना पड़ेगा क्या मैम? हाँ जी सर, प्लीज एक बार स्पेल आउट कर दीजिएगा। WABAG, WABAG, वैवाक। ओके, वेब आप। ठीक है। अब इसका चार्ट 1984 देखिए, पर चल रहा है। अब इसका देखिए चार्ट देखिए, डेली चार्ट में जी। देखेंगे तो आपको लास्ट 5 7 दिन में क्या हुआ देखिए। मौका नहीं मिला आपसे मिलने का लास्ट 4 5 दिन में, बट यहाँ पर हम्म। इस 4 5 दिन में जब भी न्यूज आया जब वाटर का क्राइसिस होगा, बारिश कम होंगी, तो हमें तो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। एज ए ट्रेडर, हम्म। एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिसर्च एनालिस्ट, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि आपदा में कैसे अवसर निकाला जाए। तो ये एक अवसर वाला चीज दिखा है, हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है काफी नीचे लेवल से। बट ये स्टॉक अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी वो अच्छा करेगा। चलिए, बारिश देर से आए या फिर जल्दी आ जाए, व्यापार जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पर प्रॉफिट पैसों की बारिश हो रही है। पैसों की बारिश जो है वो खोज करके निकाली गई है यहाँ पर लोकेश सर की तरफ से।